सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंघल टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में प्रेमचंद का जीवन परिचय देखा था और पाठ पढ़ा था। आज हम इसमें दूसरे पैराग्राफ में हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी से जोता। 2-4 मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा गया। देखिए, हीरा और मोती झूरी के साले गया के घर से भाग आए थे, लेकिन दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और दोनों बैलों को ले चला। और कैसे किया, उसने गाड़ी में जोत दिया। और मोती ने क्या चाहा, उस गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। किसने? झूरी के साले गया ने। कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ती। आहत सम्मान की व्यथा यानी दुख तो था ही, पर उसे मिला सूखा भूसा। देखिए, झूरी का साला गया फिर ले आया और उन्हें क्या दे रहा है? मार भी रहा है, मोटी रस्सी से बांध भी दिया और सूखा खाना दे रहा है। नांद की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती गुस्सा काबू के बाहर हो गया। गुस्सा काबू के बाहर आने, बहुत गुस्सा आना। उस निर्दयी ने, निर्दयी यानी जिसको दया नहीं आती है। किसने? गया ने। किसकी नाक पे डंडे बरसाए? हीरा की नाक पे। तो मोती को गुस्सा आ गया, क्योंकि हीरा और मोती दोस्त हैं। हल लेकर भागा। कौन? मोती। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। देखिए, यहाँ ऐसी बात नहीं है। संघर्ष करने पर, विद्रोह करने पर आदमी अपने शोषण से मुक्त हो जाता है। तो भारतीय भी क्या मान रहे हैं? अपने को भाग्यवाद के भरोसे छोड़ रहे हैं कि जब हम गुलाम हैं तो अंग्रेजों के से कैसे हम आज़ादी पा सकते हैं। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा। दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा। मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता उसके तेवर देखकर, और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत यानी भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही भूसा लाया गया, चारा। दोनों चुपचाप खा रहे थे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भेड़ों की थी। लड़की किसकी थी? भेड़ों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। लड़की को बैलों पे क्यों प्यार उमड़ आया? क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी। उसकी माँ मर चुकी थी, वह भेड़ों की लड़की थी और उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी। इस प्रकार इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। क्यों? क्योंकि गया भी उन्हें मारता था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा,
लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है। यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, रस्सी को थोड़ा सा चबा दो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। देखिए, वो लड़की उनको स्वतंत्र कर देती है। उसके ग्राम खोल दिए, ग्राम यानी गले में बांधने वाले से। अब दोनों चुपचाप खड़े थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। अनाथ कौन? उस लड़की पे। देखिए, पशुओं में और मानव में कितना प्रेम संबंध होता है। पशु भी प्रेम को समझते हैं। सब इस पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। यानी वो हीरा और मोती रास्ता भूल गए थे। जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता नहीं मिला था। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हो। तुम ही बेहताशा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? वह अपना धर्म क्या छोड़ रहा है? हीरा मोती को मार रहा है। यानी मूक जानवरों पर भी वो अत्याचार कर रहा है। लेकिन वो अपना धर्म क्यों छोड़े? कौन? बैल। दोनों भूख से व्याकुल थे। व्याकुल यानी दुखी थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रहकर आहट लेते कि कोई आता तो नहीं। आहट यानी वो खड़े होकर देखते कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई बार पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठ, और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा जाता है, तो किनारे हट गया। अरे यह क्या? कोई सांड डोंकता चला रहा है। डोंकना यानी वो बोलना। सांड जब बोलता उसे डोंकना कहते हैं। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे थे। बंगले झांकना यानी इधर उधर देख रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ जाने से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ से आ रही है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले? हीरा ने कहा, भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। बंदा 9-2-11 होना, भाग जाना। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। देहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरे और झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। देखो, ये मिलजुल कर उस पर क्या करना चाहते हैं? उसको हराना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ऐसे ही भारतीयों को मिलजुल कर के भी क्या करना चाहिए? एक दूसरे राजाओं को मिलकर अंग्रेजों को बाहर खदेड़ देना चाहिए। दोनों मित्र जान हथेली पर लेना, मौत से न डरना। हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। तजुर्बा यानी अनुभव। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उनकी तरफ
मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब देखिए, यहाँ हीरा और मोती है, उसे सांड से पहले तो डर रहे हैं, लेकिन बाद में संगठित होकर मुकाबला करते हैं तो उन्हें सफलता मिलती है। इसलिए स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ भी ये संदेश दिया गया है कि भारतीयों को स्वतंत्रता अंग्रेजों से सहज में नहीं मिलेगी, उन्हें पहले संगठित होना पड़ेगा और उसके बाद में उन्हें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोनों मित्र विजय के नशे में झूलते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, इशारे में, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। बेरी यानी शत्रु पर, वह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। बेरी यानी दुश्मन। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लो तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर यानी पैर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने भी उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी होश में बंद कर दिए गए। जब मटर चला तो वो क्या करने लग गए 2 आदमी उन्हें घेर लिया और उन्हें पकड़ लिया। प्रातःकाल उन्होंने किसमें कौन-सी होश में बंद कर दिया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया। साबिका यानी ऐसा खतरा, ऐसी परेशानी, ऐसी समस्या आई थी, सारा दिन बीत गया और खाने को एक भी तिनका नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता था कि वह कैसा स्वामी है। इसे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कहाँ? कोजी हाउस में। क्या क्या थी? भैंस थी, बकरियां थी, गाय थी, घोड़े थे, गधे थे, लेकिन उनके सामने क्या नहीं था? चारा नहीं था। और सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। क्यों? क्योंकि उन्हें चारा ढंग से नहीं दिया जाता था। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन कौजी हाउस का मतलब जेल, जहाँ पशुओं को काटा जाता है। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों के ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति यानी संतोष, भूख मिट जाती। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह की ज्वाला दहक उठना यानी बदला लेने की भावना। मोती ने से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, तो मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनको खाना नहीं मिला था, चारा नहीं मिलता। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नकुले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर से मारा। मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार की चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उस समय कौजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए। रसीद करना यानी मारना। और मोटी रस्सी से बांध दिया। कौजी हाउस का चौकीदार क्या लेकर आया? लालटेन लेकर आया और हाजिरी लेने के लिए था। हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्योंकि पशु कम ना हो जाए, कोई भाग तो नहीं गया, इसलिए हाजिरी ली जाती थी। जैसे जेल में भी कैदियों की हाजिरी ली जाती थी। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मार किस काम का? और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जाने, देह यानी शरीर में,
2-4 दिन और यही हालत रहे तो सब मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने मिट्टी की दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर वही दीवार से सींग लगाकर उसने जोर करने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, यानी अपने सामने वाले से लड़ रहा हो। आखिरी कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े सभी जानवर चेत उठे। चेत यानी जग गए। तीनों घोड़ियां सरपट भागी। घोड़ियां कितने? तीनों। वो भाग गई। फिर बकरियां निकली। उसके बाद भैंसें खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, क्योंकि गधे को मूर्ख समझा जाता है, उसमें बुद्धि नहीं होती। हीरा ने पूछा कि तुम क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। देखो, कई कई आलसी ऐसे हैं कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास नहीं करते। गधे के माध्यम से समझाया गया है। आधी रात से ऊपर जा चुकी है। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो, मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? विपत्ति में यानी परेशानी में, मुसीबत में। हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना सा तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीवार गिरा दी थी और वो पशु भाग गए थे। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर यानी सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई। मरम्मत यानी बहुत पिटाई हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मोती की मरम्मत क्यों हुई? क्योंकि दोनों ने, हीरा और मोती ने मिलकर जेल की जो उसकी दीवार को तोड़ा था और वो जितने भी कैद पशु थे वो भाग गए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पार्ट को पढ़ेंगे। नमस्कार।